हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन बता देते हैं। यदि ये इम्पोर्टेंट सेक्शन आप कर लेते हो तो 80% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, सेक्शन 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, फिर सेक्शन 6 रिवोकेशन हाउ मेड, यानी ऑफर को कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो इसके अंदर 4 तरह से होगा कि 4 प्रकार से रिवोक किया जा सकता है। फिर सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी अब्सोल्यूट, इसको मिरर रूल कहते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन एंड रिसीविंग कंसिडरेशन, सेक्शन 8। सेक्शन 9 में प्रोमिज एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेक्शन 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें 5 कंडीशंस हैं। ये 5 कंडीशंस कंप्लीट कर लेता है तो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर कॉम्पिटेंट किसको कहेंगे? जो भी पार्टी यदि एग्रीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं तो कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो सेक्शन 11 कहता है कि कॉम्पिटेंट वो पार्टी होती है जो साउंड माइंड होती है, वो मेजर होती है। ठीक है, यदि मेजर भी है, साउंड माइंड है, तब कॉम्पिटेंट होगा। फिर अनसाउंड माइंड को बोला गया है कि साउंड माइंड क्या होता है, कौन सा होता है साउंड माइंड। ठीक है, तो 12 बताता है। जब सेक्शन 13 हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 में कंसेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, सेम थिंग ऑन सेम सेंस। ठीक है, कंसेंस एड इडम भी कहते हैं इसको। जो सेक्शन 14 है उसको कहते हैं फ्री कंसेंट। और जब भी कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फ्री कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तभी हो सकती है यदि वो सेक्शन 15 का कोर्जन में ना हुई हो, सेक्शन 16 के अंडर इन्फ्लुएंस में ना की गई हो, सेक्शन 17 में फ्रॉड के इन्फ्लुएंस में ना की हो, सेक्शन 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन में ना की हो। यदि इन चारों में आकर 15, 16, 17, 18 इनके किसी सिचुएशन में की जाती है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो अगर की जाती है ना तो ये एग्रीमेंट अगर ऐसा होता है तो फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये। अगर इनको यूज करके किया गया है तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये कैसे एग्रीमेंट होंगे, ये वॉइडेबल एग्रीमेंट होंगे। ठीक है, अब फिर बात आती है सेक्शन 20, 21, 22। यहाँ पर मिस्टेक्स की बात की है। तो यदि दोनों पार्टी मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट करते हैं तो वैसा एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। और यदि मिस्टेक ऑफ लॉ करते हैं तो फिर यदि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ करते हैं, इंडिया की लॉ की कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वैसा एग्रीमेंट एक वैलिड होता है। ठीक है, यदि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ करते हैं तो ऐसा इम्पैक्ट होगा जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट की है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 23 में कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट लॉफुल। भाई जब भी सेक्शन 10 को हम पढ़ते हैं तो सेक्शन 10 में एक कंडीशन है, एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जब उसका कंसिडरेशन लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। यदि वो लॉफुल नहीं है तो फिर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 25 में। 25 में देखो एक कॉमन रूल होता है सेक्शन 10 में, कंसिडरेशन इज नेसेसरी। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन इज नेसेसरी। लेकिन जब सेक्शन 25 में आते हैं तो कहते हैं कि विदाउट कंसिडरेशन यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये वॉइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस हैं जिनमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 26 में यदि मैरिज को रिस्टेन करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। ठीक है, सेक्शन 27 कहता है यदि किसी भी ट्रेड को रिस्टेन करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वॉइड होता है। सेक्शन 28 कहता है यदि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग को रिस्टेन करने के लिए, रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वॉइड होता है। 29 कहता है कि यदि कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है किसी भी थिंग के लिए और वो थिंग अनसर्टेन है
तो अनसर्टेन है तो वॉइड हो जाएगा। और यदि कोई एग्रीमेंट ऐसा किया जाता है जो वेजिंग से रिलेटेड है तो वैसा भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, ठीक है। हालांकि उसमें एक एक्सेप्शन भी दे रखा है कि जो हॉर्स राइडिंग होती है उस पर जो भी ऑक्शन किया जाता है ना वो वैलिड होता है, वो वॉइड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 से लेकर 36 तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोमिज होता है जो किसी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए किया गया है, ठीक है, लेकिन उसके कोलाट्रल में वो प्रोमिज किसी इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करता है, किसी इवेंट की नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद 36 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट है, इवेंट इटसेल्फ इम्पॉसिबल है, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो वो इटसेल्फ वॉइड है, ठीक है। उसके बाद हम 37 में जाते हैं। तो 37 में ओब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई भी ऑफर किया जाता है, ठीक है, और जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये जिम्मेवारी बनती है पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की कि उसको परफॉर्म करे, ठीक है। 38 कहता है कि यदि कोई ऑफ़र किया था और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया या रिफ्यूज़ कर दिया जाता है तो प्रोमिजी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद 39 में क्या कहता है कि यदि कोई भी पार्टी है उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है लेकिन अपने प्रोमिस को वो परफॉर्म नहीं करती है, या तो नेग्लेक्ट करती है या अनेबल कर लेता है अपने आप को परफॉर्म करने में, तो यहाँ पर जो एग्रीड पार्टी है ना उसके पास अधिकार होता है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको एंड कर दे, ठीक है। और यदि वो एंड नहीं करता है तो फिर वो अपनी कंसेंट दे देता है कि भाई रिमेनिंग है, तुमने नहीं किया, उतना पार्ट नहीं किया, अब रिमेनिंग है उसको परफॉर्म कर दो, ठीक है। तो यानी दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मना कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का अधिकार होता है एग्रीड पार्टी के पास 39 में, या फिर उसे असेंट देने का अधिकार होता है। यदि वो असेंट दे देता है ना उसके बाद वो कंपनसेशन के लिए तो क्लेम कर सकता है कि आपने जिस पार्ट को परफॉर्म नहीं किया उस पार्ट के लिए मुझे कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 40 में आते हैं। तो सेक्शन 40 में बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, एक जनरल रूल होता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है? पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको परफॉर्म करती है, ठीक है। यदि पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उसके नेचर से कि उसके रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं तो परफॉर्म कर देंगे। यदि वो किसी पर्सनल स्किल पे डिपेंड है तो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते हैं। 41 कहता है कि यदि थर्ड पार्टी से प्रोमिजी उस परफॉर्मेंस का एक्सेप्टेंस कर लेता है कि आप थर्ड पार्टी इसको परफॉर्म कर सकती है तो प्रोमिजी परफॉर्मेंस के लिए प्रोमिजर के खिलाफ सूट नहीं कर सकता क्योंकि थर्ड पार्टी से उसने परफॉर्मेंस ले ली है। 42 कहता है डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, यानी कि यदि 2 और मोर प्रोमिजर होते हैं और ज्वाइंट प्रोमिज कर लेते हैं ना तो उनकी लाइबिलिटी भी ज्वाइंटली होगी, ठीक है। ज्वाइंट प्रोमिस किया है तो लाइबिलिटी भी ज्वाइंट होगी। तो 43 कहता है कि क्या यदि पर्सन ने मिलकर 2 या 2 से अधिक प्रोमिजर ने मिलकर को प्रोमिज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, तो क्या एक पर्सन को कंपेल किया जा सकता है कि भाई आप परफॉर्म कर दो? यस, एक पर्सन को कंपेल किया जा सकता है कि आप परफॉर्म कर दो। तो फिर रिमेनिंग, भाई जिसने परफॉर्म किया है ना वो पर्सन रिमेनिंग प्रोमिजर से मांग सकता है। फिर उसके बाद यदि किसी भी ज्वाइंट प्रोमिज में किसी भी प्रोमिजर के कारण कोई लॉस होता है ना तो वो सारे इक्वली लाइबल होंगे, ठीक है। उसके बाद 44 कहता है कि इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिजर, यदि किसी भी एक ज्वाइंट प्रोमिजर को रिलीज कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिमेनिंग रिलीज हो गई, ठीक है। अब 45 में डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट, तो जैसे डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी में 42 में सबके लिए ज्वाइंटली था ऐसे ही राइट भी सबके लिए ज्वाइंटली है, ठीक है।
फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट प्रोविजन पर हम आते हैं 62। 62 क्या कहता है कि इफेक्ट ऑफ नोवेशन रेसिएशन अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका हेडिंग है कि कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म में सेक्शन 62 से लेकर 65 तक पढ़ते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट 62 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसको हम क्योसी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, चैप्टर नंबर 5 है, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 62 नेसेसरी सप्लाइड की जाती हैं, ठीक है। तो जिसको नेसेसरी सप्लाई की है ना, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 70 इंपॉर्टेंट है, यदि कोई भी पर्सन ग्रेचुटियस काम करता है ना तो फिर नहीं, लेकिन नॉन ग्रेचुटियस, उसका मकसद ऐसा नहीं था कि वो फ्री में काम करे। अगर फ्री में काम करने का मकसद नहीं है तो जिसका काम किया है उसकी लायबिलिटी बनती है कि उसका जो उसने काम किया उसके बदले में उसका जो भी बनता है वो दे। उसके बाद 71 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, इसको हम लायबिलिटी ऑफ बेली भी बोलते हैं। उसके बाद 73 इम्पोर्टेंट है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन किया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 128 श्योरिटीज लाइबिलिटीज़ क्या हैं। फिर रिवोकेशन ऑफ ए कंटिन्यू गारंटी, ठीक है, ये 130 में कहा गया है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है 148 बेलमेट, बेलर और बेली डेफिनेशन दी गई है। 149 में डिलीवरी टू बेली हाउ मेड कैसे की जाती है। उसके बाद बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स, यहाँ पर 2 इलस्ट्रेशन है, इंपॉर्टेंट है। 151 में केयर टू बी टेकन बाय बेली द्वारा केयर की जाएगी 151 में। उसके बाद 172 प्लेज क्या होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि 172 में ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद हमारे पास एजेंसी आता है, तो एजेंसी में 182 एजेंट और प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। फिर 183 में हु मे एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट कौन एम्प्लॉय करता है, ठीक है, यानी एजेंट को कौन अपॉइंट कर सकता है, तो प्रिंसिपल कर सकता है। जो भी प्रिंसिपल होगा, मेजर होगा, साउंड माइंड होगा। 184 में हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें एजेंट कोई भी हो सकता है, माइनर पर्सन भी एजेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। 85 में कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, 85 का जो हेडिंग है वो इम्पोर्टेंट है। फिर है 191 में सब एजेंट डिफाइन, सब एजेंट कहाँ डिफाइन किया गया है, 191 में किया गया है। 196 में रेक्टिफिकेशन, जो रेटिफिकेशन है उसके प्रोविजन दिए गए हैं। फिर 201 में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कैसे टर्मिनेट होती है। उसके बाद 212 स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द एजेंट। फिर उसके बाद इसमें हम सीधे चलते हैं तो 237 सब लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ एंड एजेंट अनऑथोराइज्ड एक्ट वर अथोराइज्ड। उसके बाद 238 इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट, ठीक है। ये सारी सेक्शन एक गो में इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यदि आप ये कर लेते हो तो एग्ज़ाम का 80% काम कंप्लीट हो जाता है। 1 से लेकर 75 में यहाँ ज़्यादा आता है, आगे तो बस थोड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कोई 10 सेक्शन इम्पोर्टेंट होंगी। और अगर 1 से लेकर 30 सेक्शन तक कंप्लीट कर लेते हो आप, फिर 39 कर लेते हो, 42 45 का हेडिंग याद कर लेते हो, फिर उसके बाद यदि आप 62 याद कर लेते हो, 64 65 का हेडिंग याद कर लेते हो, 68 69 71 73 अगर ये याद कर लेते हो ना तो यहाँ से 70% कवर हो जाएगा, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत।